यूपी विधान चुनाव के मद्देनजर आज का दिन देखिए बहुत अहम है। अहम क्यों? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आज बड़ा धमाका करने वाले हैं। तारीख उन्होंने तय की थी 14 तारीख, यानी आज का दिन 11 बजे वो वक्त होगा जब वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी आज ही इधर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करने वाली है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम और सहयोगियों के साथ सीट समझौते पर एक लंबा मंथन चला और इस बीच बीजेपी को बाय बाय करने वाले विधायकों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। अपना दल के एक विधायक को मिलाकर अब तक अगर देखें तो 11 विधायक बाकी हो चुके हैं। अयोध्या में योगी के स्वागत में वहां मिठाइयां बंट रही हैं और सूत्रों का दावा है कि उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने पर पार्टी ने मोहर लगा दी है। तो जहां योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या से अपनी किस्मत आजमाएंगे, वहां खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं झटका तो बीजेपी को इस बात पे, क्योंकि 3 मंत्री छोड़कर चले गए, विधायक छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में जो नाराज विधायक हैं उनको कैसे मनाया जाए, इसके लिए नेताओं को भी बोला गया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल उन बातों का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात का ऐलान कर देंगे कि बीजेपी को छोड़कर अब वो किसके साथ जा रहे हैं। संभावना सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रही है, क्योंकि लगातार उनकी मुलाकात का सिलसिला अखिलेश यादव से जारी है। 11 बजे का इंतजार करना होगा। 11 बजे स्थिति क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। लड्डू खाओ बच्चों, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, कमल का बटन दबाओ योगी जी को। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या धमाका करने वाले हैं इस पर नजर है, लेकिन उनके पीछे पीछे जाने वालों की कतार लगी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बीजेपी से इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी कुल 3 मंत्री योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी से किनारा करने वाले कुल विधायकों की संख्या 11 हो चुकी है। इसमें अपना दल का एक विधायक भी शामिल है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बेहद करारा हमला बोला है। दुश्मन को चित करना है तो थोड़ा बड़ा दांव तो चलना पड़ता है। मान मनोबल 3-3, 4-4 नेताओं की घेराबंदी, आरती उतार करके उसको खुश करने की कोशिश। जब आरएसएस नाग के रूप में आरएसएस, सांप के रूप में भाजपा हम लोगों का हक निगल अजगर की तरह रही है, तो स्वामी को नौला बनना पड़ेगा। और स्वामी रूपी नौला इनको कुतर 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 करके टुकड़ों में ऐसा बांटेगा कि इनको भी छठी का दूध आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा है। 14 तारीख को तो वैसे भी सबसे बड़ा धमाका होना है और 14 तारीख के बाद भी ये इस्तीफे का सिलसिला चलता रहेगा। अब देखिए, बीजेपी में मची इस भगदड़ पर अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी चुटकी ली। क्या कहा, सुनिए। 2 महीना पहले बता दिया था कि 1.5 दर्जन मंत्री फाइनल हो गए हैं। क्योंकि ये हम लोग आपको अक्टूबर में ही हम अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उस समय हम ले जाते तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमे लाद करके इनको जेल भेज देती, तो दिक्कत होती। तो हमने कहा कि सब लोग रुके रहो, आचार संहिता लग जाने दो, उसके बाद तो फिर होगा ना, इनका मुकदमा लगेगा और चुनाव मैदान में हम लोग होंगे। और अब वहां बचा कौन है? वोट दिलाने की हैसियत में भाजपा के पास कौन नेता है, आप बता दीजिए। सिंगल कोई है बचा? जो बचा है आपको 18 से 20 तारीख के बीच में वो आपके पास खड़ा होगा। वो अखिलेश के यहाँ फोटो खिंचवा चुका है और सिर्फ इस्तीफा राजभवन भेजना है। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्ता का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके क्लोज थे, बहुजन समाज पार्टी में आप लोग साथ में रहे, आप लोगों का सफर रहा। क्या आपने सोचा था कभी कि वो पार्टी छोड़ के? देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये उनकी इच्छा है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, जो जिसकी अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो दूसरे लोगों की व्यवस्था के सहारे अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोग पास से देख रहे हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, मौजूदा वक्त में 2 प्रमुख सवाल हैं। आज होने वाली बड़े धमाके, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 14 तारीख को बड़ा धमाका करेंगे, 11 बजे उस पर नजर होगी। लगभग ये तय माने कि समाजवादी पार्टी के साथ ही जा रहे हैं। और दूसरा बड़ा सवाल तब से खड़ा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जा तो रहे हैं, अपने साथ कितनों को और ले जाएंगे भाई?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज 14 तारीख की जो तारीख उन्होंने मुकर्रर की थी, ये तो तय हो गया। कल उन्होंने सपाध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल 14 तारीख को बड़ा धमाका होगा। लेकिन ये सस्पेंस एक बरकरार है कि क्योंकि उनके साथ जो समर्थक, जो विधायक थे, उनके साथ मंत्री थे, जो जाने वाले थे, उनकी लिस्ट तो आ चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या आज समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन करेंगे, तो क्या कुछ और लोग भी जाएंगे? क्या कोई बड़ा चेहरा है बीजेपी में सेंधमारी कर दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सस्पेंस बरकरार है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम घर की बात करें, आज हम, ये सरकारी आवास है और यहाँ पर लोग जो है, उनके जो समर्थक है, सुबह से इकट्ठा हो गए हैं। लोग जो बीजेपी छोड़कर जाने वाले विधायक है, चाहे वो ब्रजेश राजपूत हो, मुकेश वर्मा हो, सभी विधायक धीरे धीरे करके आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के हर कोने से लोग आ रहे हैं और आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य बीते 4 दिनों से लगातार बीजेपी को कोस रहे थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, सांप, नेवला, अजगर की उपमाएं दे करके वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। आज तय होगा कि आखिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य 3 दिनों से दावा कर रहे थे कि एक बड़ा धमाका होगा, वो क्या होगा? क्या बीजेपी का कोई और कद्दावर मंत्री उनके साथ जाने वाला है? आज वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कल उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर ली, उनके साथ धर्म सिंह सैनी भी थे और तमाम 35 से 40 लोग मिले। लेकिन क्या आज बीजेपी में कोई और बड़ी सेंधमारी होने वाली है? ये सस्पेंस अभी बरकरार है। जी बिल्कुल, तो देखिए सस्पेंस अभी बरकरार है। 11 बजे तक का हमें इंतजार संतोष करना होगा, उसके बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन अगर वो ये बार बार, वो जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये सिलसिला 20 तारीख तक ऐसे ही जारी रहेगा। सिलसिला किसका? इस्तीफों का। क्या ऐसा ही होता है? इस पर नजर आएगी। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी कल इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी के अलावा 3 और विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ इस्तीफों ने बीजेपी की चिंता में इजाफा कर दिया। बगावत पर बगावत, इस्तीफे पर इस्तीफे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिदिन एक मंत्री 20 तारीख तक रिजाइन करेगा और उसके साथ 3-4 विधायक प्रतिदिन रिजाइन करेंगे। ये सिलसिला 20 तारीख तक दल बदल के दलदल में कैसे खिलेगा यूपी में कमल? मंत्री जी जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, एक एक करके सबके सुर बदलते जा रहे हैं। अरे भाई, जानवर का जवाब जानवर देता है और जो जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में बोल करके उसको रपटाया जाता है। अब जब आरएसएस नाग के रूप में आरएसएस, सांप के रूप में भाजपा, हम लोगों का हक निगल अजगर की तरह रही है, तो स्वामी को नौला बनना पड़ेगा और स्वामी रूपी नौला इनको कुतर 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 करके टुकड़ों में ऐसा बांटेगा कि इनको भी छठी का दूध आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा। आज योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया, तो वहीं विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाह के भी बीजेपी को अलविदा कह गए। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। कहीं कोई किसी तरह की बात नहीं सुनी गई और इसी का कारण था कि अभी पिछले 1-2 सत्र पहले 140 विधायकों ने धरना दिया था सदन में सरकार के खिलाफ। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? हाँ, क्या छोड़ दिया। आप किसके साथ जा रहे हैं? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर। पिछले 3 दिन के अंदर
बीजेपी से 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। 11 जनवरी को श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बगावत की शुरुआत हुई। इसके बाद कल वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह ने इस्तीफा दिया और आज आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। विधायकों की बात करें तो लिस्ट लगातार लंबी होती चली जा रही है। रोशन लाल वर्मा तिलहर विधानसभा सीट से विधायक, ब्रजेश प्रजापति बांदा के तिंदवारी से विधायक, विनय शाक्य औरैया के बिधूना से विधायक, अवतार सिंह मीरापुर के भडाना से विधायक, मुकेश वर्मा फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के विधायक, आरके शर्मा बदायूं के बिलसी के विधायक और भगवती सागर बिल्हौर के विधायक। इन्होंने पार्टी को विदा कह दिया। और अब वहां बचा कौन है? वोट दिलाने की हैसियत में भाजपा के पास कौन नेता है, आप बता दीजिए। सिंगल कोई है बचा? जो बचा है आपको 18 से 20 तारीख के बीच में वो आपके पास खड़ा होगा। वो अखिलेश के यहाँ फोटो खिंचवा चुका है और सिर्फ इस्तीफा राजभवन भेजना है। ऐसे कितने लोग फोटो खिंचवा चुके हैं अखिलेश जी के पास? अब हम आपको नाम नहीं बताएंगे, न गिनती बताएंगे। इतना जान जाइए कि 1.5 दर्जन है। बीजेपी के कई विधायकों के इस्तीफों की अटकलें तेज हो रही हैं, जिन्हें लेकर सफाइयां भी आ रही हैं। लेकिन आखिर इन विधायकों की बातों पर कितना भरोसा करे बीजेपी, क्योंकि कल तक विनय शाक्य और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफे की खबरों को खारिज किया था। धर्म सिंह सैनी ने तो बाकायदा वीडियो जारी करते हुए बीजेपी का साथ न छोड़ने का भरोसा दिया था कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं। अगर दुश्मन को चित करना है तो थोड़ा बड़ा दांव तो चलना पड़ता है। मान मनोबल 3-3, 4-4 नेताओं की घेराबंदी, आरती उतार करके उसको खुश करने की कोशिश। सबसे बड़ी बात कि हर इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव के साथ बागी नेताओं की तस्वीरें जारी होती हैं। इस लिस्ट में अब धर्म सिंह सैनी का भी नाम जुड़ गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी का खेला करने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने क्या पहले से शुरू कर दी थी, जहां बीजेपी के बागियों का मेला लग रहा है। हालांकि अब तक बगावती बिगुल बजाने वाले नेताओं ने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि कल बड़े धमाके की तैयारी है। 14 तारीख को तो वैसे भी सबसे बड़ा धमाका होना है और 14 तारीख के बाद भी ये इस्तीफे का सिलसिला चलता रहेगा। अब सवाल ये होता है कि आखिर ये बगावत कहां तक जाने वाली है और कितने मंत्री और विधायक चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। बीजेपी का अब अगला दांव क्या होगा, क्योंकि जिस ओबीसी वोट बैंक के सहारे पिछले 7 सालों में यूपी में बीजेपी झंडा गाड़कर बैठी है, उसी वोट बैंक के बड़े बड़े चेहरे अब पार्टी की तस्वीरों से गायब हो रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, संतोष शर्मा और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। 24 घंटे में नए मामले 2.5 लाख के पार जा चुके हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली ने अगर देखें वहां केसेस तो नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में कोरोना के नए केस 28,000 के पार जा चुके हैं। दूसरी लहर के दौरान 20 अप्रैल 2021 को भी इतने मामले एक दिन में नहीं आए थे। हालांकि मुंबई में नए मामलों में कमी आई है, मगर पूरे देश की बात करें तो एक्टिव केस 12 लाख के पार जा चुके हैं। कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की। देश में कोरोना की तेज रफ्तार पर काबू पाने के उपायों पर मंथन हुआ कि आखिरकार किस तरीके से तालमेल बैठाया जाए और राज्यों को क्या पाबंदी लगानी चाहिए, किस तरीके से कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और जरा अब आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे देश में तीसरी लहर का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। जरा आंकड़े देखिए। 24 घंटे में बुधवार को जहां देश में 2,47,000 से ज्यादा मामले आए थे सामने, वहीं गुरुवार को कोरोना संक्रमण 2,64,000 के पार चला गया। इसके साथ ही ओमिक्रॉन की रफ्तार भी अब देश में बढ़ रही है। 24 घंटे पहले जहां ये आंकड़ा 5,400 के पार था, वहीं अब ये 5,700 के पार जा चुका है।
सबसे तेज रफ्तार तो दिल्ली में है, जहां बीते 5 दिनों से लगातार नए केस बढ़ते जा रहे हैं। 13 जनवरी को ये 22,000 के पार था, वहीं बढ़ता हुआ इसका जो अगर ग्राफ देखेंगे तो अब ये 28,000 के पार जा चुका है। अब आपको जरा देश के वो राज्य भी दिखा दें जहां कोरोना के मामले 10,000 के पार हैं। इनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र का नाम है, उसके बाद आप देखिए सब महाराष्ट्र में अगर आप स्थिति देखिए तो 46,000 आंकड़ा करीब करीब महाराष्ट्र में सामने आ रहा है। वहीं गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये हम आपको दिखा रहे हैं वो राज्य जहां पर 10,000 से ऊपर नए केस सामने आ रहे हैं, जो खतरा बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में यहां इतने नए मामले सामने आए जितने अब तक नहीं आए थे। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या अभी हालांकि कम है, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि संक्रमण की रफ्तार बनी रही अगर तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। मंडी परिसर में सभी भाई मास्क लगाकर रखें, बिना मास्क कोई ना रहे। डरी डरी सहमी सी दिल्ली, लोहड़ी के त्योहार पर वायरस का डर छाया रहा। नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई। वहीं सुबह आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली मंडियों में भी कम ही लोग नजर आए। धुंध और ठंड के अलावा ये डर कोरोना की उस बेतहाशा रफ्तार का है जिसने तीसरी लहर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में दिल्ली में इतने नए केस आए हैं जो दूसरी लहर में भी नहीं आए थे। 13 जनवरी 2022 को दिल्ली में कोरोना के 28,867 नए मरीज मिले हैं, जबकि 20 अप्रैल 2021 को एक दिन में 28,395 केस सामने आए थे, यानी 472 मरीज ज्यादा। वहीं संक्रमण दर भी दूसरी लहर के बेहद करीब पहुंच गई है। 13 जनवरी 2022 को संक्रमण दर 29.21% पर पहुंच गई, जबकि 3 मई 2021 को ये दर 29.55% थी। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या भी 94,160 हो गई, जो 8 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1 मई 2021 को यह संख्या 96,747 थी। आखिर ये कोरोना की रफ्तार क्या कहती है? ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है। इस वजह से ही अस्पतालों में बेड खाली हैं, मगर मौत लगातार हो रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिनकी मौत हो रही है वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी के शिकार थे और मौत से पहले हुई जांच में उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया था। जो पेशेंट एयरपोर्ट से आते हैं उनके लक्षण कम हैं, स्टेबल हैं, एसिम्टोमेटिक। पर जो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल से रेफर होके आते हैं उनमें जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। उनमें या तो शुगर का बीमारी है, या स्ट्रोक है, या उनको टीबी है, या लीवर की प्रॉब्लम है, या डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, या कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट हैं। वो पेशेंट सिक हैं, उनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। डेल्टा में हॉस्पिटलाइजेशन रेट जहां 10% था, वहीं ओमिक्रॉन के केस में ये 1 से 2% ही है। मगर जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है उसे देखते हुए 2% की ये दर भी चिंता बढ़ा रही है। कुछ रिसर्च का दावा है कि हर रोज 2.5 लाख केस आएंगे तो पीक आने की स्थिति में वो 10 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। इससे हर रोज 20,000 मरीज भर्ती होंगे तो अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ेगा। लिहाजा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्थानीय स्तर पर कोरोना पर लगाम लगाने का सुझाव दिया है। लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इम्प्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी है। वैसे दिल्ली में पाबंदियां पहले से ही बेहद सख्त हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर, निजी दफ्तर बंद हैं। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया है, मगर कोरोना की तेज रफ्तार चिंता बढ़ा रही है।
दिल्ली में पंकज जैन और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नए मामलों की बेकाबू रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने टीकाकरण पर जोर दिया, साथ ही इस पर भी जोर दिया गया कि पाबंदियां ऐसी हों जिनसे लोगों की आजीविका को चोट न पहुंचे। कोरोना के संक्रमण काल ने बढ़ाई टेंशन। देश में तीसरी लहर से गहराया संकट। संक्रमण से बचाव को लेकर पीएम मोदी का मंथन। कैसे सुधरे हालात, कैसे रुके संक्रमण? सवाल बेहद अहम है। रोजाना जारी होने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि इस महामारी की तीसरी लहर ने देश को परेशान कर दिया है। दूसरी लहर का दंश झेलने वाला हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है कि तीसरी लहर का कहर वैसे न टूटे। अब तक तो हालात काबू में दिख भी रहे हैं, फिर भी तैयारियों को तेज किया जा चुका है। उन्हीं पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की शाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने ओमिक्रॉन जैसे तेजी से संक्रमित करने वाले वेरिएंट को लेकर सभी को आगाह किया। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कड़ी मेहनत ही जीत का एकमात्र विकल्प है। प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच ही जीत का मूल मंत्र है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने का सुझाव भी दिया। साथ ही बचाव के लिए टीकाकरण को सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक उस वक्त में हुई जब देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर हो चुकी है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि देश भर में एक दिन के संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा चुका है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का हाल भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में 46,406 नए केस मिले हैं, जो बुधवार की तुलना में थोड़े कम है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां गुरुवार को 28,867 नए मामले मिले। पश्चिम बंगाल में कल 23,467 केस दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में कल 25,005 केस और तमिलनाडु में 20,911 केस मिले। दिल्ली में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात है कि अस्पतालों में अभी भी बड़ी संख्या में बेड खाली है। सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है। दिल्ली बहुत ज्यादा सतर्क है ऑलरेडी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आज की डेट में देखिएगा, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हैं, जिम बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी बैठने के लिए बंद हैं। सिर्फ ऑड इवन के अंदर दुकानें खुल रही हैं, प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिस भी बंद हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस जितनी लगा सकते थे बहुत बड़ी संख्या में लगाई जा चुकी है ऑलरेडी। परंतु दूसरी बात बताएं, जैसे आपने कहा हाईएस्ट नंबर पहुंच गया है, हिस्ट्री का जो नंबर है, परंतु हाईएस्ट केसेस पहुंचे हैं, उसके प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। लोग घबराए नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा, अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती।
दिल्ली से सटे हरियाणा के झज्जर एम्स में भी तैयारी पूरी है। यहाँ ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करने के लिए मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर में डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। ओमिक्रॉन चूंकि सबसे ज्यादा कंटेजियस है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा कंटेजियस है, इसलिए डॉक्टर्स की संख्या हमने देखी दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादातर देखने को मिल रही है। ऐसे में एम्स झज्जर के डॉक्टर किस तरह से 24 घंटे पूरी तरह से तैनात होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा कंटेजियस है। मैम ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, ठीक है। हम लोग तो अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं, यहाँ पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं कंटिन्यू, और वो वहाँ जाके अपनी फैमिली को भी डील करना पड़ता है। छोटा बेबी भी है 2.5 ईयर का, तो हम लोग जितना हो सके उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। तमाम उम्मीदों के बीच एक खबर ये भी है कि सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की रणनीति में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब रैंडम सैंपलिंग की बजाय अस्पताल में भर्ती मरीजों का या फिर जिनकी कोरोना से मौत होती है उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। स्नेहा मोदानी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इम्यून को चकमा दे सकता है। तो वहीं संक्रमण से होने वाली मौत से बचने के लिए वैक्सीन को बहुत जरूरी बताया गया। डेल्टा से भी तेज फैल रहा ओमिक्रॉन इम्यून को चकमा दे सकता है नया वेरिएंट। दुनिया में पिछले हफ्ते 1.5 करोड़ मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 32 लाख से ज्यादा केस दर्ज। संक्रमण से होने वाली मौत से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेजी से आगे निकल रहा है और पूरी दुनिया में इस वेरिएंट के संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर WHO ने चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को मात दे सकता है। कुछ देशों में ओमिक्रॉन को डेल्टा पर हावी होने में समय लग सकता है। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन से बीमारी की गंभीरता कम पाई जा रही है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में भले ही ओमिक्रॉन से बीमारी के कम गंभीर होने को लेकर कुछ आंकड़े हैं, लेकिन ये हल्की बीमारी नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन के चलते भी दुनिया के कई देशों में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ ही रही है। वहीं यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA की माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना महामारी के खतरे का अंत भी कर सकता है। फिर ये ऐसी हल्की बीमारी बनकर रह जाएगा जिसके साथ इंसान अपना जीवन आराम से जी सकता है। अन्य देशों के डेटा और ओमिक्रॉन के चाल चलन से एक बात तो कंफर्म होती है कि अगर वैक्सीनेशन पर और ज्यादा जोर दिया जाए और नियमों का पालन किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर से जल्द ही पार पाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के दौरान सभी देशों ने अपने नागरिकों को बेहतर इलाज और क्वारंटीन की सुविधा देने के लिए अलग अलग कोविड प्रोटोकॉल तय किए और उसका पालन हो रहा है। तो वहीं चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी तैयार की, जिसके जरिए जो करोड़ों लोग हैं उनको बंधक बनाकर जेल जैसे क्वारंटीन सेंटर्स में कैद कर दिया गया है। जीरो कोविड पॉलिसी की आड़ में अपने ही देश के नागरिकों से जानवरों जैसा सलूक करने वाली चीन सरकार का यही असली चेहरा है। चीन के शियान प्रांत में बने ये वो क्वारंटीन सेंटर हैं जहां लोहे के इन दड़बे नुमा बॉक्सों में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखा गया है। हेलो, जाओ। जहां लोगों को खाना भी ऐसे दिया जाता है जैसे जानवरों को दिया जाता है। और अंदर लोग ऐसे रहते हैं जैसे किसी कैदी को रखा जाता है। 这就是隔离的啊！一进来一个厕所，这里面有洗漱盆啊，单人间的。然后呢，那2箱矿泉水给我们的啊，1张床，这里还有一个吃饭的桌子，这个就是睡觉的地方啊，5010块钱。
进来这个隔离是21天，是5010块钱。 बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग अगर किसी इलाके में एक भी कोरोना संक्रमित मिलता है तो उस इलाके के लोगों को आधी रात में उनके घर से निकालकर जेल नुमा क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा जा रहा है। और अगर किसी ने विरोध किया तो उसे घसीटकर घर से निकाल कर ले जाया जाता है, कुछ इस तरह। अगले महीने चीन में विंटर ओलंपिक का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी के नाम पर लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। चीन में इस वक्त करीब 2 करोड़ आबादी लॉकडाउन में है। बड़े पैमाने पर जांच के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। इन लोगों को घरों में कैद करके रखा गया है। खाना और जरूरी सामान के लिए लोगों के बीच मारामारी मची है। कोरोना नियंत्रण के लिए चीन की सरकार इतनी ज्यादा सख्ती बरत रही है कि 55 लाख की आबादी वाले अनयांग शहर में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने के बाद ही लॉकडाउन लगा दिया गया। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले शियान शहर और 11 लाख की आबादी वाले यूझोउ शहर में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। पूरी की पूरी आबादी को कोविड टेस्ट करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा दिया गया है और जरा सा भी शक होने पर लोगों को सीधे इन लोहे के बॉक्स में ठूसा जा रहा है, जहां उनको ना किसी से बात करने की इजाजत है, ना शिकायत करने की। ये उस चीन की असलियत है जिस पर कोरोना वायरस को लीक करवाने का आरोप है। हालांकि वो चीन ही क्या जो अपनी गलती मान ले। लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जो देश और सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करने की नई नई पॉलिसी बनाती हो, उस देश से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। केसेस बढ़ रहे हैं जो अब डराते भी जा रहे हैं और जो आंकड़ा है वो अब डरा रहा है। आप देखिए 24 घंटे में जो नए केस आए 2,64,000 नए केस आए हैं। गुरुवार के मुकाबले 6.7% आज ज्यादा नए केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से देश में 315 मौतें हुई हैं, यानी मौत का आंकड़ा भी 24 घंटे के लिहाज से देखें तो बढ़ा है। 12 लाख के करीब एक्टिव केस अब देश में है। सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्ट्र की डराने वाली है, क्योंकि वहां पर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 46,000 का आंकड़ा इस वक्त छू रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक करीब 5,753 मामले सामने आए हैं और आज देश में कोरोना के 2,64,202 नए केस।